गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में चैप्टर नंबर 1 हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का ये 7 लेक्चर है। और आज की इस क्लास में हम 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इस क्लास में हम 2016 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की अपनी ये क्लास है। और आप जानते हैं कि हम 14 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें इस चैप्टर के टोटल 67 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2011 से 2012 तक। और हम इसको रिवर्स में चलते हुए 2024 से 2016 तक आ गए हैं। इसके बाद में अपनी इसकी 5 पेपर और बचते हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में अपन 7 लेक्चर है ये। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारा। और पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। 16 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में उसका डेफिनेशन पूछा था। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी इन विच 50%, 51% और मोर देन 51% ऑफ इट्स कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि किसी कंपनी की 51% या 51% से ज्यादा कैपिटल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास हो, तो वो जो कंपनी होती है वो हमारी सरकारी कंपनी होती है। और किसी भी सरकारी कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी भी उसकी सरकारी कंपनी ही मानी जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद में है एक्सप्लेन द टर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, देखो ये चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, तो कई बार अपन इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस टॉपिक को आप जो है इंपॉर्टेंट टिक कर लेना अपनी नोट्स कॉपी में। तो देखिए, when an existing unlisted company or a newly amalgamated company offers shares to the public investors immediately before listing its shares and securities on a recognized stock exchange in India, such shares are such share issue offer is called initial public offer। इसका मतलब है कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी है, या कोई नई कंपनी फर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी कभी भी जब भी इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो है शेयर्स इशू करने के लिए अपने शेयर्स को वहां पर लिस्ट करवाती है, और सूचित करवाने से तुरंत पूर्व जनसाधारण निवेशकों को यानी इन्वेस्टर्स को शेयर्स इनवाइट करती है। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं, उस जो शेयर्स का जो प्रपोजल होता है, उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक इशू। यानी कि कोई भी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी होती है या न्यू कंपनी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने से पहले पब्लिक में शेयर्स इशू कर देती है। मतलब इशू तो नहीं करती है, इशू तो तभी हो पाएंगे जब वो कंपनी वहां पर लिस्टेड हो जाएगी, लेकिन लिस्टेड होने से पहले वो पब्लिक को ऑफर कर देती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसी कंडीशन में उस इशू को हम बोलते हैं पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है इसके बारे में। कॉल्स इन एरियर का है व्हेन द अमाउंट्स डिमांडेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन देयर शेयर्स आर नॉट पेड बाय द फिक्स्ड ड्यू डेट, सच कॉल्स आर कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है। जब कोई शेयर होल्डर्स उनकी जो ड्यू डेट पर उनकी जो डिमांडेड इंस्टॉलमेंट्स है उनका अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो उनकी क्या होती है, कॉल्स इन एरियर होती है। The amount of calls in arrear is shown in the balance sheet by deducting it from the paid up capital until it is received। यानी कि जब तक कॉल्स इन एरियर का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो जाता है, तब तक उसे हम बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल में माइनस करके शो करते हैं। ठीक है। तो ये कॉल्स इन एरियर का हो गया। इसके बाद में है कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस जो होती है, कोई भी शेयर होल्डर जब भी उससे कोई अमाउंट मांगते नहीं है, उससे पहले ही अगर वो रिसीव्ड हो जाता है ड्यू डेट से पहले ही, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट होता है वो कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। और जब तक जो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट हमें रिसीव्ड हो चुका है, वो कॉल जब तक ड्यू नहीं हो जाती है, तब तक बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज के अंदर इसको कॉल्स इन एडवांस में दिखाया जाता है। करंट लायबिलिटी में भी अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। एक बार और समझ लेते हैं।
कॉल्स इन एडवांस जो होती है व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉल्स डिमांडेड बाय अ शेयर होल्डर इज पेड बिफोर द ड्यू डेट से पहले ही अगर अमाउंट पे हो जाता है तो उसे हम जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस बोलते हैं। देन सच डिमांड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट ऑफ डिमांड रिसीव्ड इन एडवांस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि जो अमाउंट एडवांस में रिसीव्ड हुआ है वो कैपिटल का हिस्सा नहीं होता है। Therefore, till the time of amount demanded received in the advance becomes payable, it is shown in the names calls in advance under the heading current liability, और सब हेडिंग लिख लेना यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटी इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी उसको जब तक कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट ड्यू नहीं हो जाता है तब तक हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं। बट नो डिविडेंड इज पेड बाय द कंपनी ऑन द डिमांड अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट गिवन। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हम कोई भी वहां पर जो है डिविडेंड नहीं देते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इस क्वेश्चन को अपन ध्यान देंगे। एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स ने 20 रुपीज वाले 2000 इक्विटी शेयर्स का क्या किया है, फॉरफीचर किया है, जिनके ऊपर 15 रुपीज कॉल्ड अप हो चुका है और 10 रुपीज शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। 20 रुपए का एक शेयर है, 15 रुपीज कंपनी ने मांगा है और 10 रुपीज जो है शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है, और कंपनी ने इन शेयर्स को 15 रुपीज पेडअप मानते हुए री इशू कर दिया है। 500 शेयर्स को री इशू किए हैं एट पार। ठीक है, 500 शेयर्स उसने इशू किए हैं एट पार। इसका मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से, एट पार पे इशू किए हैं। अच्छा, कितने रुपए का मानते हुए, 15 रुपीज पेडअप मानते हुए। तो 15 रुपीज का शेयर 15 रुपीज में इशू हुआ है, तो ये हो गया आपका एट पार। ठीक है, शेयर्स ऑफ द अबव री इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज पर शेयर, मतलब 15 रुपए का शेयर 1 रुपए का प्रीमियम जोड़कर कितने में इशू करेंगे, 16 रुपए में इशू करेंगे। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द अबव री इशूड, यानी कि जो रिमेनिंग शेयर्स बचे, टोटल शेयर्स उन्होंने फॉरफीचर किए थे 2000, उसमें से 800 शेयर्स तो उन्होंने री इशू कर दिए इस तरह से, 500 तो री इशू कर दिए एट पार पे और 300 री इशू कर दिए एट प्रीमियम पे, और बाकी उन्होंने 8 रुपीज पर शेयर पर इशू किए। मतलब 15 रुपए का शेयर 8 रुपीज में इशू किया है, इसका मतलब 7 रुपीज का क्या हो गया, यहां पर डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 15 रुपए का शेयर मानते हुए अपन ने इशू किया है, ठीक है, और 8 रुपए में इशू किया है, तो इसका मतलब 7 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। इसके बाद में है द अमाउंट्स ऑन री इशू वर रिसीव्ड इन कैश, जो री इशू का अमाउंट था वो पूरा का पूरा हमें कैश में रिसीव्ड हो गया है। द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज पर शेयर एंड दिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने जो फाइनल कॉल का अमाउंट है वो 5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग रिसीव्ड कर लिया है। शो द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की बुक्स में जो है अपने को जर्नल एंट्री करनी है। सोनी, हाँ बच्चों, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। द अमाउंट ऑन री इशू were received in cash. The company made a final call 5 rupees per share and this is received by the company. Show the transaction in the books of the journal of the company. देखिए, वन बाय वन करके आप अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, सॉरी 2000 मल्टीप्लाई 15, 30,000 आपने कॉल किया है। 2000 शेयर्स पर 15 रुपए हमने मांगे, वैसे एक जो शेयर था वो 20 रुपए का था, तो 15 रुपए हमने मांगे हैं, तो कॉल्स इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आप यहां पर करते हो कॉल्ड अप अमाउंट से। ठीक है, 30,000 आपका आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर आपका जो है यहां पर 5 रुपीज आ जाएगा। कैसे आएगा, सुनो, कंपनी ने 15 रुपीज कॉल्ड अप किया था, उसमें से 10 रुपीज शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया था, यह बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। देखिए, 10 रुपीज पर शेयर जो है यहां पर शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया था, तो 15 में से 10 पे कर दिया तो 5 रुपीज का बचा हुआ है। अच्छा, 5 रुपीज का अलॉटमेंट है या फर्स्ट कॉल है, ये कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू है और उसका मेंशन नहीं कर रखा हो कि वो अलॉटमेंट ड्यू है या फर्स्ट कॉल ड्यू है, तो अपन यहां पर कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, और कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा आपका अमाउंट 2000 मल्टीप्लाई 5, 10,000। ठीक है, 30,000 रुपए मांगे थे, 2000 शेयर्स पर 15 रुपीज के अकॉर्डिंग,
और 10,000 हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, ठीक है, और बाकी जो रिसीव्ड हुआ है वो आपका यहाँ पे फॉरफीचर हो जाएगा। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 2,000 शेयर्स पर आपको 10 रुपीज के अकॉर्डिंग रिसीव्ड हो चुका है, तो 20,000 रुपये आपने रिसीव्ड कर दिया है, ठीक है। तो आपको पहली एंट्री यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब री इशू की एंट्री समझ लीजिए, 500 शेयर अपन ने री इशू किए हैं 15 रुपए के हिसाब से, यानी कि एट पार इशू हुए, 15 रुपीज का शेयर अपन ने पेडअप किया है, तो 500 मल्टीप्लाई 15, तो 7,500 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में 300 शेयर अपन ने 16 रुपए के हिसाब से इशू किए हैं, तो 300 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो जाएगा आपका 4800, और इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका 300 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो जाएगा 4,500। सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा आपका 300 शेयर्स पर 1 रुपीज के अकॉर्डिंग 300, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री आपके अच्छे से क्लियर हो गई है। 300 शेयर अपन ने 16 रुपए के हिसाब से इशू किए हैं, और 15 रुपए का एक शेयर था अपना, और 1 रुपीज का यहाँ पर प्रीमियम हो जाएगा। देखिए इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री रिमेनिंग शेयर्स आपके 1200 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमने 2,000 शेयर्स फॉरफीचर किए थे, उसमें से 800 शेयर्स अपन री इशू कर चुके हैं अभी दोनों एंट्री में, तो हमारे 1200 शेयर्स बचे, और 1200 शेयर्स हम 8 रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हैं, तो 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा आपका 9,600, 1200 शेयर्स इंटू 7, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट 8,400, टोटल हो जाएगा आपका 1,800, ठीक है। 15 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 7 रुपीज का डिस्काउंट है। ये तीसरी एंट्री आपकी क्लियर हो गई। अब आप देखिए, आपके पास में शेयर फॉरफीचर में पूरा अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट जितना बचेगा। देखो सबसे पहले आप ये देखो, फॉरफीचर की एंट्री में डिस्काउंट, सॉरी, आपने जो अमाउंट फॉरफीचर किया था वो कितना किया था, 20,000 रुपए आपने फॉरफीचर किया था, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो 500 शेयर री इशू किए हैं वो एट पार किए हैं, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। आपने 300 शेयर्स भी जो है प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो यहाँ भी कोई डिस्काउंट नहीं है। और अब आपके पास में यहाँ डिस्काउंट है 8,400 का, तो आप क्या करेंगे, 20,000 में से ये 8,400 माइनस कर लेंगे, और जैसे आप 8,400 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 11,600, ठीक है। 11,600 का जो अमाउंट बचेगा उसे हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये एंट्री आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद में हमने क्या किया है, 5 रुपीज का जो हमारा फाइनल कॉल था वो हमने अभी तक मांगा नहीं था, तो कंपनी अब 5 रुपीज की फाइनल कॉल मांगेगी। 2,000 मल्टीप्लाई 5, 10,000, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, और इसके बाद में हम इसको रिसीव्ड भी कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अच्छे से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर फ्यूचर का ये क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के इसमें कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डिस्क्राइब द पर्पज फॉर विच अ कंपनी कैन इशू यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम को किस यूज में लेती है, तो वो बात अपने को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है उसे हम फॉलोइंग यूजेज में ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से यूजेज है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहला यूज है इसका, इन द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनीज टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के जो शेयर्स है अनइश्यूड, उनको जो है हम कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने में करते हैं। इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो अपन आगे की क्लासेज में सीखेंगे। तो फिलहाल आपको इसको थ्योरी में याद रखना है कि पहला यूज इसका क्या होता है। सेकेंड यूज है इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। जो कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं उन एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाता है। इसके बाद में इन राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट्स और एक्सपेंसेज पेड इन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी के जो
डिवेंचर्स या शेयर्स इशू करते हैं उस पर जो डिस्काउंट या एक्सपेंसेज होता है उस एक्सपेंसेज को भी हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन डिवेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और डिवेंचर्स होते हैं उनका जब अपन रिडम्पशन प्रीमियम पर करते हैं उस प्रीमियम का जो प्रोविजन होता है यानी कि जो उसकी व्यवस्था होती है वो अपन इसी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करते हैं। ठीक है, तो ये 4 यूजेज जो आपको यहाँ पर बताने होते हैं। चलिए इसके बाद में अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन की समरी आपको मैं समझा देता हूं। एक कंपनी है शिवा लिमिटेड, 100 रुपीज वाले शेयर्स उसने इशू किए हैं, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स है ये, और 10% प्रीमियम पर इशू हुए हैं। एप्लीकेशन आपकी जो है 25 रुपीज की है, अलॉटमेंट आपका 30 का है, तो ये हो जाएगा आपका 20+10, अलॉटमेंट हो जाएगा आपका 20+10, क्योंकि 10% क्या है हमारा, प्रीमियम है। ठीक है, और 25 की फर्स्ट कॉल हो जाएगी और 30 की आपकी सेकंड कॉल हो जाएगी। 12,500 प्रेफरेंस शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, और सभी जो एप्लीकेंट्स थे उन सभी को हमने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया है, और एप्लीकेशन के साथ जो भी अमाउंट आया है उसे हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे, और इसके एप्लीकेशन पे जो भी अमाउंट आएगा उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। ये बात 2 बार आ गई यहाँ पर। एक शेयर होल्डर है मिस्टर रहीम, उसको 100 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ था, उसने अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, और कंपनी के बुक्स में एंट्री करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और अपने को इसके अंदर फोर फीचर की एंट्री नहीं करनी है। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि आपको फोर फीचर की एंट्री नहीं करनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार अपन और देख लेते हैं। 10,000 शेयर्स है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज ईच, प्रीमियम 10%, और पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 30 है, इसका मतलब 20+10 हो गया। फर्स्ट कॉल 25 की है, 30 सेकंड कॉल की है, और 12,500 शेयर्स का एप्लीकेशन आ रहा है। अलॉटमेंट सभी को करेंगे प्रोरेटा बेसिस पे, और जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। चलिए तो पहली एंट्री देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, 12,500 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो जाएगा आपका 3,12,500। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,12,500, इसमें से हम क्या करेंगे, 10,000 शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो 9% प्रेफरेंस शेयर, ये जो परसेंटेज है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में अपने को यूज करनी है। इसका कोई अभी फिलहाल कैलकुलेशन नहीं होगा कुछ भी, बट इसको अपने को प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे लगाना है। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000, और 62,500 का जो रिमेनिंग अमाउंट है, 3,12,500 में से 250 माइनस कर लेंगे, तो 62,500 का अमाउंट होता है प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में है प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा हमारा 10,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 3,00,000 रुपीज। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई 20, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट का जो अमाउंट 30 है इसमें आपका 20+10 है, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 10,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी आपकी 2,00,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारी अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री हो जाती है। और क्या करेंगे, ये जो आपका 3,00,000 है, इस 3,00,000 में से 62,500 जो आपने यहाँ एडजस्ट किया था इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, और माइनस जो करेंगे उसके बाद आ जाएगा आपका 2,37,500, और ये हम रिसीव्ड कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई 25, 2,50,000, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें से आपको पता है कि 100 शेयर्स का अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब कितने पे आएगा, 9,900 शेयर्स पर अमाउंट आ जाएगा 25 के अकॉर्डिंग 2,47,500। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 100 शेयर्स पर 2,500 आपको रिसीव्ड नहीं होगा, तो 2,50,000 में से आप ये माइनस कर लेंगे तो आपका 2,47,500 आ जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपका रिसीव्ड हो जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल की अगर अपन बात करें तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा हमारा 3,00,000 रुपीज का, 10,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग,
और सेकंड कॉल भी हमारी जो है 100 शेयर्स पर हमें रिसीव्ड नहीं हो रही है, ठीक है। 100 शेयर्स पर हमें जो है रिसीव्ड नहीं हो रही है। 100 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 3000 आपका रिसीव्ड नहीं होगा, तो 3 लाख में से आप क्या करेंगे, 3000 माइनस कर लो, या फिर 9900 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 297 आपका सेकंड कॉल का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव्ड होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है पीवाई की सीरीज की, आपका जो पेपर नंबर था 2016 का, अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और इसमें अपन ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।